Friends, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you chemistry of standard 9. Our first chapter, matter in our surroundings. Okay? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स आप वहीं तक बनाओ जहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर भी डेली मुझे किसी ना किसी बच्चा का ऐसा कमेंट आ जाता है कि सर मैंने पूरे नोट्स बना लिए। इस हैबिट को आप लोग अवॉइड करो, क्योंकि देखो ये नोट्स में बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं बहुत स्पीड बोल करके इस नोट्स को लिखवाया हूँ। इसको बच्चा लिखा है, लिखते टाइम हो सकता है इस नोट्स में वो कुछ एरर कर रखा हो, तो जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उस एरर को दूर करता हूँ। इसलिए जहाँ तक पढ़ाया हूँ नोट्स वहीं तक बनाओ। सेकेंड फिर ये आप लोगों का कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक साथ चल रहा है, हम कैसे कंप्लीट करेंगे। आप लोग अगले साल बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो, तो आप अपनी माइंड को उतना मेकअप करो, अपनी इंटेलिजेंस इतनी इंक्रीज़ करो कि तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि तीनों साइंस के ही पार्ट हैं, उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करो एक साथ। आपको सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के इक्वली चलना है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं कर रहे हो किसी डिग्री से। ऐसा नहीं कि आप केवल फिजिक्स कर लो, आप केवल हिस्ट्री कर लो, नो। आपके एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट से इक्वल पूछे जाएंगे, इसलिए आप अभी बोर्ड में हो तो इक्वली हर सब्जेक्ट को फोकस करो और जो डाउट है आप उसको पूछो। अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ। आज से अब केमिस्ट्री को आप अलग एक कॉपी में फेयर तैयार करोगे। इसके अलावा आपका जो भी न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो भी होंगे 1 by 1, क्योंकि आपके 2 लेक्चर ही हैं वीक में साइंस का, इसमें तीनों पार्ट को हमें साथ लेकर के चलना है, तो स्लोली स्लोली हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आप लोग अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज़ करो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर, एक क्वेश्चन है कि मैटर आखिर में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाला है, आपने नाउन किया होगा मटेरियल नाउन। एक्चुअल में क्या होते हैं, वे सभी ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ हो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई करे, उनको हम लोग मैटर कहते हैं। हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द सब्सटेंसेस विच हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी ये सभी सब्सटेंस जिनका कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे उनको मैटर बोलते हैं। जैसे गोल्ड, बैग, टेबल, चेयर, ये सब मैटर है। लेकिन अब आपसे कोई पूछता है कि क्या स्मेल मैटर है। देखो आप जैसे इस नोट्स में वो लड़का नहीं लिखा है, यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे, NOTE एग्जाम्पल के लिए नोट करके जो लिखोगे, क्या लिखना है तो सुनो। स्मेल हो गया, चलो स्मेल की हम बात करते हैं ज़रा। क्या स्मेल जगह लेता है? स्मेल कभी भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करता। स्मेल आपका जो सुगंध है, लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब मैटर नहीं है। एयर एक मैटर है। ओके, एयर क्या? एयर मैटर है बिकॉज एयर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ मास होता है सर्टेन लिमिट में। ठीक है, तो जो स्मेल है, लव है, फीलिंग है, हैप्पीनेस है, ये सब कोई मैटर नहीं होती। इनको आप नोट में लिख लोगे, लव, स्मेल, एंग्री, दीज आर नॉट मैटर। बिकॉज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डैट व्हाट सैडनेस इज मैटर, तो नो, सैडनेस आपकी सिर्फ एक फीलिंग है, तो फीलिंग्स को आप मैटर नहीं बोलोगे। ठीक है, मैटर वही होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ मास हो। मास मतलब टोटल मटेरियल कंटेन इनसाइड द बॉडी, और जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कुछ ना कुछ जगहों को घेरे, उन्हीं को हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो आपके कहीं से भी स्मेल, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सब मैटर नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। देखो मैटर की क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है, तो मैटर को बहुत सभी तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है। हम उनमें से एक एक तरीका को डिटेल में जानेंगे। आपको पता होगा पहले जो एंशिएंट क्लासिफिकेशन होती थी और बाद में मॉडर्न क्लासिफिकेशन होने लगा। एंशिएंट क्लासिफिकेशन, जो पुराने क्लासिफिकेशन होते थे, उनमें एक्चुअली आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, हिंदी और संस्कृत का एक श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं है, जैसे कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यू नो व्हाट। तो एंशिएंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि मैटर 5 होते हैं, जिसमें एयर, वाटर, लैंड, स्काई और फायर आते हैं, आग आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स, जैसे बहुत सभी इंडियन फिलोसफर्स थे, ऑल द मैटर्स आर लिविंग और नॉन लिविंग। मैटर्स या तो लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं, जिसमें एयर, वाटर, लैंड, स्काई और फायर आते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन को नींव रखी। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक इन एंशिएंट क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक मीन्स कमियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैटर। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज़ वेरी नेसेसरी। अब देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ग्लोबल लेवल पे, यानी पूरे विश्व लेवल पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एक्चुअली 2 तरह का हो गया, एक तो एंशिएंट और एक मॉडर्न। तो एंशिएंट में वही आपके जो एयर, वाटर, लैंड वगैरह हो गया,
और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैटर को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर 5 टाइप्स के होते हैं। अब देखो इसमें जितने भी मैटर्स मैं लिखवाया हूँ आपको सभी के सभी एक एक डिटेल में पढ़ना है। अभी उनका नाम जानते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर कितने होते हैं, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर कितने होते हैं। तो एक बार आप देखिए, मैं एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, आप चाहो तो इसको चार्ट के थ्रू भी बना सकते हो। यहाँ पर मान लो आपका हो गया मैटर, ठीक है, ऊपर आपने क्या लिख लिया, मैटर, ठीक है। अब मैटर को आपने दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक हो गया आपका फिजिकल और एक हो गया केमिकल। यहाँ पे आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिवाइड कर लिया और यहाँ पे आपने उसको केमिकल प्रॉपर्टी पे डिवाइड कर लिया। फिर फिजिकल में आपके 5 हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, BEC। केमिकल में आपके 2 होते हैं, प्योर और इम्प्योर। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मैटर को 2 तरह से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट प्योर मैटर्स और सेकेंड इम्प्योर मैटर्स। अब प्योर मैटर्स फिर होते हैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड। उसके बाद फिर एलिमेंट आपके 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। फिर कंपाउंड आपके 2 होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इम्प्योर मैटर में होता है मिक्सचर, फिर मिक्सचर 2 होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। फिर होमोजेनस मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। तो आप इस तरह से चार्ट बना सकते हो या फिर जिस तरह से इस नोट्स में लिखा हुआ आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर्स हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। और वहीं आपको केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। नाउ प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एलिमेंट, कंपाउंड। फिर जैसे मैंने आपको भी बताया कि एलिमेंट्स के 3 पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। फिर कंपाउंड के आपको 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और इम्प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक होता है, दैट इज मिक्सचर। और फिर मिक्सचर के भी आपके टाइप होता है, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। फिर होमोजेनस मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, प्योर होमोजेनस मिक्सचर और इम्प्योर होमोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ तक हमने मैटर का क्लासिफिकेशन जाना कि रियल में मैटर्स, पहले जाना डेफिनेशन, फिर हमने जाना उनकी क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन, उनको हम किस किस कैटेगरी में रखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन साइंस का वो ब्रांच है, क्लासिफिकेशन इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस ड्यू टू इन विच वी classify the matters on the basis of their similarities and differences in different categories or in same categories। यानी क्लासिफिकेशन साइंस का वह ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग हम मैटर्स को या सब्सटेंस को उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट या सेम कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि अगर हम देखिए, आप पार्टिकुलर हम हर मैटर के बारे में डीपली नॉलेज नहीं रख सकते। जैसे अगर आप मान लो लिक्विड, हमने एक लिक्विड की कैटेगरी डाला, आप उसमें आपको वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, सब लिक्विड हो गए। तो अगर हम लिक्विड को पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम हम वाटर, अल्कोहल, ऑयल, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए पड़ी ताकि हम हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को एक मोटे तौर पर आइडिया लगा सकें। जैसे वाटर है, अल्कोहल है, ऑयल है, सब लिक्विड है, तो इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हमने लिक्विड में उठा के डाल दिया। तो जब हम लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। बिना इंडिविजुअल स्टडी किए हम इनको डीपली जान सकते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन की नीड पड़ा। अब यहाँ पे एक नोट है, ऑल द पार्टिकल्स आर मेड फ्रॉम ए स्मॉल मैटर्स विच आर कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपने बायो में सेल किया था कि हमारा बॉडी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, उसको सेल कहते हैं, यूनिट पार्ट। सेम जो मैटर्स होते हैं वे भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वैसे एटम्स और मॉलिक्यूल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, हम लोग 3rd चैप्टर में करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वे इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिनको एटम्स या मॉलिक्यूल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे एक रूम हो गया, तो रूम के जो ईंट हुए वहीं एटम है, जो सेल था हमारा वहीं एटम हो गया। नॉन लिविंग पार्टिकल्स में हम एटम बोलते हैं और लिविंग में उसको जनरली सेल बोलते हैं। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सेल बोलते हैं और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको एटम बोलते हैं। अब देख लिया जाए जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मतलब जिससे मैटर मिल करके बना हुआ है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो देखो उनकी विशेषताएं क्या होती है। फर्स्ट, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। क्योंकि अगर मान लो एक आपका रूम भी बना तो पहले छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिल करके बना हुआ है, ठीक है। आप उतने बड़े इमारत देखते हो तो वो भी छोटी छोटी ब्रिक्स, सीमेंट्स के टुकड़े, सैंड के टुकड़े, उनके ग्रेन साइज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे आप मान लो टेबल है, तो टेबल में भी जो आपके वुड आपने यूज़ किया तो छोटे छोटे उसमें सेल हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी मैटर हैं, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं।
ठीक है। फिर आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल आपका चाहे सॉलिड हो, चाहे आपके लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे प्लाज्मा हो, या फिर बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट हो, या कोई भी मैटर हो, उनके बीच में छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा गैप मौजूद होता है। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे गैप मौजूद है। उनको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे गैप, थोड़े थोड़े गैप मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। अब जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके मैटर कांस्टेंट स्पीड, बहुत स्लो स्पीड से मूव करते रहते हैं। अब मूव करने का मतलब ये नहीं कि अपने पोजीशन को छोड़ के यहाँ से यहाँ आते रहते हैं, सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। वे अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब वो वाइब्रेशन इतनी स्लो होती है दैट वी कैन नॉट एब्जॉर्ब देम। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है कि जितने भी सब्सटेंस में, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, वे सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन की वजह से वे अपने जगह पर रहते हैं। जैसे सन, मून, अर्थ, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में, नॉट ओनली अर्थ बट कि इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वे सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन की वजह से सभी पार्टिकल्स अपने अपने जगह पे फिक्स रहते हैं या अपनी ऑर्बिट के थ्रू रोटेट करते रहते हैं। और यह न्यूटन ने बोला था, ठीक है। ग्रेविटी चैप्टर जब हम करेंगे केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से आपको इन डिटेल क्लियर हो जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, इसलिए वे कहीं ना कहीं आपस में बाइंड अप होते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम फेविक्विक लगा करके दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में चिपका देते हैं, उसी तरह मान लो कोई भी एक मैटर, मान लो एक वुड का एक लॉग हो गया, लट्ठा हो गया, तो उस जो भी पार्टिकल से बना हुआ है सब पार्टिकल एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किए हुए, इसीलिए वह एक होल बॉडी बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले, जैसे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस करेंगे तो रिजिड, फ्लूइड, विस्कोसिटी, इन चीज़ों की नीड पड़ेगी। तो इन चीज़ों का डेफिनेशन हम अभी से क्लियर करते चलते हैं और फिर आगे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे इनको देखते चलेंगे। फर्स्ट हमारा रिजिड। तो रिजिड क्या होते हैं? तो देखो, वे सभी सब्सटेंस जो फ्लो नहीं करे, फ्लो मीन्स बहना, जैसे पानी बहते हैं तो जो फ्लो नहीं हो, द सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड रिजिड। द सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो नहीं करते उसको रिजिड कहते हैं। और किसी भी सब्सटेंस का वह गुण जिससे वो फ्लो नहीं हो उसको रिजिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिजिडिटी, रिजिडिटी। मैंने आपको बायोलॉजी में हार्डनेस और टफनेस में डिफरेंस बताया था, वो आपको याद करना होगा। हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस था, यहाँ हार्डनेस और टफनेस भी यूज़ होने वाले हैं। एग्जाम्पल में देखो, सॉलिड, अब सॉलिड में टेबल, ब्रिक, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल है। टेबल, सॉलिड जो भी हैं वे कभी फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको हम रिजिड बोलते हैं और सॉलिड्स की ही प्रॉपर्टी होता है रिजिडिटी, जिसकी वजह से वो फ्लो ना करें। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। यस, रिजिड बॉडी वे होते हैं जो अनबेंडिंग हो और इनफ्लेक्सिबल। अब इनफ्लेक्सिबल देखो, जैसे कि इनफ्लेक्सिबल अगर हम बात करें, रबर को देखें, रबर भी सॉलिड है तो रबर फ्लेक्सिबल बॉडी है। रबर क्या आपका? फ्लेक्सिबल बॉडी है। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। एक्चुअल में क्या होता है, कोई बॉडी रिजिड कब होगा? जब वो अनबेंड करे, मतलब बेंडिंग की कैपेसिटी उसमें कम हो, और वो इनफ्लेक्सिबल हो, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो। एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कोई भी सॉलिड है, मैं इस स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हूँ, एक कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट, इसको आपको कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं डालना है। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग, रबर तो बेंड होता है। इनफ्लेक्सिबल, रबर फ्लेक्सिबल भी है। तो वे सॉलिड्स जो अनबेंड है, इनफ्लेक्सिबल है, वे एक्सेप्शन में आते हैं और साइंस हर जगह एक्सेप्शन को मानता है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम सॉलिड्स होते हैं, जो ओरिजिनल कैटेगरी के सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स में भी एक प्योर सॉलिड्स, एक इम्प्योर सॉलिड्स, एक सेमी सॉलिड्स आते हैं। जैसे ग्रीस हो गया आपका, सेमी सॉलिड है। तो एक्सेप्शनल केसेस के लिए अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल की लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम सॉलिड्स हैविंग लेस और जीरो रिजिडिटी। मैं यहाँ पे देख लो, दिखा दिया। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास जीरो रिजिडिटी होती है, मतलब रिजिडिटी बिल्कुल ही नहीं होती है, बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। जैसे बैलून को देख लो या नेचुरल रबर, मैं लिखवाया हूँ। और नेचुरल रबर आप कभी भी देखे भी नहीं होंगे। नेचुरल रबर एक्चुअल में बहुत ही वीक होता है, बहुत वीक। हम लोग जो रबर यूज़ करते हैं अपने जो बालों में लगाते हैं, या फिर जो रबर से हेयर बैंड, यूनोवार क्या क्या बनते हैं, या फिर जो टायर्स वगैरह बनते हैं, उनमें सल्फर मिलाया जाता है बच्चों। उनमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। उसको वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं और उस प्रोसेस से रबर को हार्ड किया जाता है। एक्चुअल में नेचुरल रबर बहुत ही कमज़ोर होता है, उनमें रिजिडिटी की गुण बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है।
तो एक्सेप्शनल केसेस है, तो एक्सेप्शनल केसेस के लिए आप साइंस को रॉन्ग नहीं बोलोगे, बल्कि उनको एक्सेप्शन में डाल करके चलोगे। अगर आप एक्सेप्शन को फॉलो नहीं करोगे तो पूरी साइंस ही रॉन्ग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होते हैं? ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। वे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम लोग फ्लूइड कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, यानी वो बहेंगे। और सब्सटेंस की यह प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी कही जाती है। फ्लूइड इंक्लूड लिक्विड एंड गैस बोथ। अब देखिए, फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड या सिर्फ गैस नहीं होता है। फ्लूइड में आपको लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। जब भी आपको कोई फ्लूइड बोले तो वहाँ पे लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा। अब यहाँ पे इसके दो ब्रांचेस होते हैं, यहाँ पे नोट करके आपको लिखना है। फ्लूइड के दो ब्रांच होते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट नोट ए लिखोगे, जो लिक्विड है, तो लिक्विड पार्ट को हम हाइड्रोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक। लिखोगे द लिक्विड पार्ट ऑफ फ्लूइड, द लिक्विड पार्ट, मैं स्लो बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखोगे नोट 1 करके। द लिक्विड पार्ट ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड व्हाट? द लिक्विड पार्ट ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स, इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, देखो HYDRAULICS, हाइड्रोलिक्स, ओके। एंड द गैसियस पार्ट ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूमेटिक। न्यूमेटिक को पी से लिखते हैं, PNEUMATIC, लेकिन इसको पढ़ते हैं न्यूमेटिक। ऐसा नहीं कि इसको पेन्यूमेटिक पढ़ो, नो, ये न्यूमेटिक है। तो फ्लूइड का लिक्विड पार्ट जो होगा उसको हाइड्रोलिक बोलेंगे, और जो गैसियस पार्ट होगा उसको हम लोग न्यूमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड के अंतर्गत आपके लिक्विड और गैस दोनों आएगा। लिक्विड आर नॉन कंप्रेसेबल। अब देखिए, लिक्विड नॉन कंप्रेसेबल होते हैं। कंप्रेसेबल, कंप्रेस मीन्स दबाना, हम लिक्विड को दबा नहीं सकते। वेयर एज गैसेस आर कंप्रेसेबल, जबकि गैसेस क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे हम लोग गैस को, आप देखो लिक्विड LPG जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनको भी कंप्रेस करके हम लोग सिलेंडर में रखते हैं। पता है ना आपको? गैस सिलेंडर जो एयर टैंक्स हैं उनमें हम लोग गैस को कंप्रेस करके दबा दबा के रखते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड्स में जो गैस है, यानी जो न्यूमेटिक्स हैं, वो कंप्रेसिबल होते हैं, यानी उनको दबाया जा सकता है। लेकिन जो हाइड्रोलिक्स है वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी हम उनको दबा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। मैं इसको बायोलॉजी में भी आपको बताता, श्यानता। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड व्हिच स्टॉप इट्स फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लिक्विड का वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वह उसके फ्लो को रोकता है, बाधित करता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं, यानी गाढ़ापन। श्यानता मीन्स गाढ़ापन। जैसे देखो हनी है, हनी बहता नहीं है जनरली क्योंकि वह ज़्यादा विस्कस है। तो कहीं ना कहीं विस्कोसिटी वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपको कोई फ्लूइड फ्लो होने से बचता है। हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, ठीक है। अब मास की बात करते हैं। तो मास क्या होता है? द टोटल मटेरियल कंटेंट इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। मास इज डिनोटेड बाई m, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इस SI यूनिट इज किलोग्राम एंड CGS यूनिट इज ग्राम। ये आपको याद करना, ठीक है। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू V इंटू रो। ए रो है बच्चा, ए रो है, P नहीं है, ए रो। P ऐसे लिखते हैं, रो को थोड़ा सा ऐसे आप कर्व कर दोगे, ठीक है। इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रो। RHO पढ़ेंगे, रो, ओके। RHO, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ा जाएगा रो, ऐसा नहीं इसको रहो पढ़ो, ओके। नाउ वॉल्यूम, द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाय V। द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर को आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला है वॉल्यूम का, मास बाय डेंसिटी, V इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। एक फॉर्मूला याद है आपको, तो आप सभी फॉर्मूला को एक्सचेंजिंग करके निकाल सकते हो, ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होगा? इट मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल इन अ मटेरियल्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड CGS यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्लोजनेस। देखिए, डेंसिटी को रियल जो एक्चुअल फीलिंग्स होती है, डेंसिटी होता क्या है? तो कोई पार्टिकल एक दूसरे के कितना क्लोज है, कितना क्लोज है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो अगर ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर ये पार्टिकल दूर दूर है तो इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। डेंसिटी का मतलब ही होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स, यानी कोई पार्टिकल्स एक दूसरे के कितने क्लोज है, कितने आपस में अट्रैक्ट किए हुए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका डेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ से आप डेंसिटी देखो, ये लड़का जैसे रो का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, होता है RHO, दैट इज कॉल्ड रो, ओके। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो आपके तीन हैं यहाँ, इन तीनों के बारे में मैं आपको पहले डिफरेंस बता दे रहा हूँ। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है इनको देखते हैं हम पहले, ठीक है। और इनके अलावा इसमें आपको इंटरमोलिकुलर स्पेसेस वगैरह जो आपके सॉल्यूशंस होंगे उनको आगे आपको मैं कराऊँ इस टॉपिक में। आप जब आगे चलोगे
तो इंटरमोलिकुलर स्पेस वगैरह मिल जाएंगे, और नहीं होगा इस नोट्स में अगर तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो आप एक्चुअली है नहीं, होता क्या है, जैसे अगर किसी भी स्कूल में एक रूटीन होते हैं तो कोई टीचर अब्सेंट है तो कोई अदर टीचर भी टॉपिक्स को करा देते हैं, तो इसलिए बीच बीच में कोई टॉपिक छूट भी सकता है। यहाँ पे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को लिखने से पहले कुछ चीज़ों को समझो। एक होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसको आप लिखोगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये होते क्या एक्चुअली में, द स्पेस विच इज फाउंड बिटवीन टू एडजेसेंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। उसके हिंदी में बोलते हैं अंतर आणविक बल, यानी अंतर के अणुओं का बल, ठीक है। जो अंतराणुविक बल, जो उनके सॉरी जो अट्रैक्शन होता है उसको अंतराणुविक बल कहते हैं, इसको बोलते हैं अंतराणुविक स्थान कहते हैं, सॉरी इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी पार्टिकल्स है तो उनके, कोई भी मैटर है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है, इसी गैप को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरमोलिकुलर स्पेस। देखते हैं, जैसे द मैटर हैविंग फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड एक ऐसा मैटर होता है, ऐसा सब्सटेंस है जिसके वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं। जैसे आप टेबल को देखो, उसका शेप फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स होते हैं। आयरन की वॉल्यूम अलग होती है, अलग, सोडियम की वॉल्यूम अलग होता है, आगे देखेंगे उसको। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं होता है। यानी वे सभी मैटर जिनका वॉल्यूम फिक्स हो लेकिन शेप फिक्स नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। अब शेप फिक्स नहीं होने क्या मतलब है, लिक्विड क्या होता है कि इसको आप जिस कंटेनर में रखोगे उसी का शेप का हो जाएगा। जैसे लिक्विड को मान लो आप एक ग्लास में रख दो तो ग्लास जैसा दिखेगा, आप उसको एक बकेट में रख दो तो एक बकेट जैसा दिखेगा, आप उसको अपने पाम पर रख लो तो उस शेप का दिखेगा। तो लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर का शेप लिक्विड ऑब्टेन कर लेता है। इसीलिए बोलते हैं द मैटर हैविंग फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। लिक्विड के वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं बट शेप उनका फिक्स नहीं होता है, ओके। बट सॉलिड के वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं, आपको याद करना है। और गैस के ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। जैसे वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, गैस कितना एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, और शेप भी फिक्स नहीं है, बिकॉज हम लोग गैस को देख ही नहीं सकते। अब जिसको देख नहीं सकते उसके शेप के बारे में हमारी कल्पना करना भी मूर्खता होगा, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रिक, चेयर, टेबल, ईटीसी। इसमें पेट्रोल, वाटर, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी। दे हैव मैक्सिमम इलास्टिसिटी। अब देखिए सॉलिड की इलास्टिसिटी मैक्सिमम होती है। इलास्टिसिटी क्या है, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसको हम पहले लोड दे करके डिफॉर्म करें, उसके शेप को चेंज करें, और जब हम लोड को हटाएं तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। जैसे रबर है, देखो उसको खींचो और छोड़ो तो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो ये होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो सॉलिड्स की इलास्टिसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम, यानी वे अपनी शेप साइज को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब ईंट की इलास्टिसिटी नहीं होगी, बिकॉज ईंट को हम डिफॉर्म ही नहीं कर सकते। इलास्टिसिटी उसी का होगा जिसका शेप साइज चेंज करे, ऐसा नहीं कि ईंट को हम खींच के उसको फैला देंगे, नो, टूट जाएगा, तो उसकी इलास्टिसिटी नहीं होगी। जिस सॉलिड की इलास्टिसिटी होगी सिर्फ उसी सॉलिड की बात किया जा रहा है, ठीक है। लिक्विड की कोई भी इलास्टिसिटी नहीं होती है और गैसेस की भी कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है, बिकॉज आप उनको खींच करके फिर ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हो। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। सॉलिड को हम एक लिमिट से ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपका स्प्रिंग ही है, तो इसको आप इधर दोनों तरफ से, इधर से भी दबाओगे इधर से, तो एक फिक्स लिमिट तक ही यह ऐसे मतलब सिमट पाएगा, कंप्रेस हो पाएगा। लेकिन लिक्विड कैन बी कंप्रेस अ लिट। लिक्विड को हम कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस को हम सबसे अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए तो उनको हम कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। इनको एक लिमिट तक हम कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, और सॉलिड दे कैन बी कंप्रेस्ड मैक्सिमम। गैसेस को सबसे अधिक हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब देखो, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम। जो सॉलिड्स की डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं। यानी उनके डेंसिटी क्या है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज मौजूद होते हैं, ठीक है। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वह द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन सॉलिड बट हायर देन गैसेस। जो लिक्विड की डेंसिटी है वह सॉलिड से तो कम होती है लेकिन गैसेस से क्या होती है, कहीं अधिक होती है। यानी इनके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, और लिक्विड द डेंसिटी ऑफ गैस इज मिनिमम, और गैसेस की डेंसिटी क्या सबसे कम होती है। अब देखो, इसी डेंसिटी से क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है कि हम अपने हाथ को एयर में आसानी से मूव कर सकते हैं, जबकि पानी में मूव करने में उससे ज़्यादा कठिनाई होती है, और ईंट में तो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। क्यों, वाई?
तो देखिए अभी मैंने बोला कि एयर एक गैस है और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, यानी उसके पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इसमें हम हैंड अपनी ईजिली मूव कर सकते हैं। जबकि लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा होती है तो इसके पार्टिकल थोड़ा और क्लोज है, तो इसमें हमको हैंड मूव करने में और दिक्कत होगा क्योंकि पार्टिकल्स आ जाएंगे। और सॉलिड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल ऐसे क्लोज क्लोज है, तो इसमें हम हैंड को बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। आगे सब क्वेश्चन होंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं, दे शो डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। सॉलिड में डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी होता है। डक्टिलिटी क्या है, जिसकी वजह से हम उनको खींच करके वायर बना सकते हैं, और मेलेबिलिटी जिनसे हम उनको पीट पीट करके छोटे छोटे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड में ऐसी और गैसेस में डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी होती ही नहीं है। जैसे गोल्ड में डक्टिलिटी होती है जिसकी वजह से हम वायर बनाते हैं, गहने बनाते हैं, नाक कान का जो भी है। तो आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो, एंड द फ्लूइडिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम। आपको अभी पता है फ्लूइडिटी गैसेस में सबसे अधिक होता है। दे मेक सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन एक अलॉय है, आगे देखेंगे। दे मेक एक्वा सॉल्यूशन, लिक्विड एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, और यह गैसीय सॉल्यूशन को बनाते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड्स को हम जिस कंटेनर में रखते हैं उसको कंप्लीट रूप से फिल नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स कैन फिल कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड्स कंटेनर को फिल कर सकता है, और गैसेस भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो आपको इन सभी डिफरेंस को पॉइंट वाइज बना करके लर्न कर लेना है, और उसमें जितने भी न्यू शब्द आए हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट, इन सबको मैं एक अलग नोट्स प्रोवाइड करके आपको बताऊंगा कि ये सब एक्चुअल में होते क्या हैं, बिकॉज एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। आई होप इतना आपको समझ में आया है, आप इसको प्रिपेयर करो। आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ओके, थैंक यू।